Assalamu alaikum. Today's paper is June 23, variant is 2 O-level chemistry. The first question, again same question. आपको कुछ chemicals दिए हैं, formula given है, and from these you have to use to answer these questions. और इसमें जो है you know very well कि you can use it once or more than once or not at all. तो सारे ज़रूरी भी नहीं कि सारे यूज़ हों और एक से ज़्यादा भी यूज़ हो सकते हैं. The first is ऑक्साइड्स हैं. ही सेज के ये सारे के सारे ऑक्साइड्स हैं. एंड ही सेज के न्यूट्रल ऑक्साइड आपके पास दो होते हैं. एक आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सेकंड इज वाटर. या आप इसको एंड लिखते हैं साथ. दैट इज राइट आंसर. इसके बाद रिएक्ट विद कैल्शियम ऑक्साइड टू फॉर्म स्लैग इन ब्लास्ट फर्नेस. तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कौन यूज़ होता था, याद करें. तो कैल्शियम ऑक्साइड आया कहाँ से था, लाइमस्टोन से. क्यों यूज़ किया था, टू रिड्यूस एसिड, टू रिमूव इम्प्योरिटी ऑफ सैंड. तो इससे आपके पास ये बन जाता है, सैंड को रिमूव करता था. और इससे आपके पास बन जाता था KCO से, आपको याद करवाया था, कैल्शियम सिलिकेट. तो SiO2 इज़ अ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन करेगा किससे, SiO2 सैंड से. रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव ब्लू कलर्ड सोल्यूशन. देखिए ब्लू कलर जो है आपके पास वो कॉपर टू आयन का होता है. तो कॉपर जो है यहाँ पर आपके पास ट्रांजिशन में दो आ रहे हैं आपके पास, एक ये आ रहा है, एक आयरन आ रहा है. आयरन का ग्रीन, बल्कि ये रेड ब्राउन बनेगा इसमें. इससे येलो बनेगा, ये रेड ब्राउन बनेगा आपके पास क्योंकि आयरन 3 है, जबकि कॉपर इज़ आंसर. तो आपके पास कॉपर टू ऑक्साइड होगा. ये एम्फोटेरिक आपको बताया था, अली जैन पप्पू, मतलब मीन्स के एलुमिनियम, जिंक या लेड का कोई ऑक्साइड होना चाहिए था. तो Zn मुझे नज़र आ गया यहाँ पर. तो Zn इज़ आंसर हियर, जिंक ऑक्साइड. इसके बाद कंटेन आयन विद प्लस 3 चार्ज. तो हमने बातों बातों में भी देख लिया था, प्लस 3 चार्ज वाला जो है कोवलेंट काट दें आप, कोवलेंट को काटें और आयनिक पे रहें. तो प्लस 3 चार्ज इसमें आपके पास +2 बनेगा, ये +3 बन सकता है. इसमें आपके पास Fe3 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव था, जिसकी वजह से फार्मूला इसका बन गया है Fe2O3. तो Fe2O3. Decolorize acidified potassium manganate. तो पोटेशियम मैंगनेट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये हम यूज़ करते थे किसके लिए, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए. वैसे ही पता होना चाहिए. तो सल्फर डाइऑक्साइड यूज़ कर देख रहे हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको हम चेक करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. क्लोरीन ग्रीन गैस एट RTP, अपीयरेंस ऑफ आयोडीन एट RTP. तो आपके पास यहाँ पर कीप इन माइंड, देखें 2 मार्क्स दे रहा है. एक उसकी जो है उसने स्टेट पूछी है एंड अपीयरेंस, स्टेट ऑफ अपीयरेंस. तो आपको कलर भी बताना है उसका और सॉलिड लिक्विड गैस भी बताना है, ठीक है. जैसे उसने यहाँ पर ग्रीन भी बताया था और गैस बताया था, तो आपको ऐसे ही आपको यहाँ पर बताना है. तो ये आपके पास ब्लैक होती है आयोडीन एंड सॉलिड स्टेट में होती है, तो ब्लैक सॉलिड. नेक्स्ट ये आपके पास वो कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इट्सेल्फ क्या होगी. तो इससे क्या होगा, आपका काम ज़रा आसान हो जाएगा. इट्सेल्फ रिड्यूस, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगी. इसका मतलब ये होगा कि हम लिखना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन्स. इसके बाद जो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हो गया. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन, ये क्योंकि एलिमेंट है किसी कंपाउंड में होती है तो इसकी आपके पास 0 होती है, आपको पता है. एलिमेंट की 0 होती है किसी कंपाउंड में, चार्ज की वैल्यू को हम ऑक्सीडेशन रेट करते हैं. कंपाउंड तो है नहीं है. डिस्क्राइब ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपके पास देखिए इसका कोई कलर नहीं होता. इसका कलर बहुत पेल होता है. तो पानी में अगर इसको ऐड भी कर दे तो इट इज़ ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल, मतलब सॉरी इनसॉल्युबल नहीं, इट इज़ ऑलमोस्ट कलरलेस. लेकिन दिस इज़ इंटेंसिटी इसकी कलर की ठीक ठाक होगी. आयोडीन जो आपको पता है कि अगर आयोडीन आपके पास सॉलिड हो तो ब्लैक होता है, अगर आयोडीन गैस हो तो पर्पल होती है, एंड अगर आयोडीन आपके पास एक्वस हो तो इसका मतलब कि ब्राउन होगी, जैसे पायोडीन का सोल्यूशन होता है. तो आपके पास जो कलर चेंज आएगा, यहाँ पर दोनों का कोई कलर नहीं है, यहाँ पर इसका कलर आ रहा है ब्राउन. तो आप लिखेंगे यहाँ पर कलरलेस टू ब्राउन. इसके बाद जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन
ऑफ फ्लोरीन गैस इज़ ग्रेटर देन क्लोरीन। आपको पता है फ्लोरीन इज़ F2 and Cl। तो उसका जो है ना असल में फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो दोनों का जो है ना एम आर डिफरेंट है। तो फ्लोरीन का जो ए आर बनता है दैट इज़ 19, जबकि क्लोरीन का बनता है 35.5। दोनों डायटोमिक फॉर्म में होते हैं, ये बनेगा 38 जबकि ये बन जाएगा 71। तो इनमें जो है स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? तो स्पीड इनकी में से दोनों की में से फ्लोरीन की ज़्यादा होगी। तो पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज़ मेंट बाय टर्म डिफ्यूजन, तो इट्स द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम region of their higher concentration to region of their lower concentration। कीप इन माइंड आपके पास 2 साल में एक पेपर देना आपको, ये 1 आवर 30 मिनट्स 1 आवर का जो आपके पास टाइम होगा इसमें आपने परफॉर्म करना है। तो इसलिए मैंने ये पूरी डेफिनेशन शॉर्टकट नहीं मार रहा, मैं पूरा पूरा डिटेल आंसर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारे मार्क्स कंफर्म रहें, राइट। इसके बाद कह रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फ्लोरीन इज़ ग्रेटर देन क्लोरीन। तो ऐसा क्यों होता है आपको पता, 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 एम आर के ऊपर। तो आपने लिखना है कि रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ, ग्रेटर बोला ना, ऑफ फ्लोरीन इज़ लेसर देन एम आर ऑफ। इसके बाद जो है कह रहा है कि इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें तो रेट इंक्रीज़ कर जाता है, रेट भी इंक्रीज़ करता है, सजेस्ट यूजिंग काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स। तो आप बताएं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली विद द काइनेटिक एनर्जी। By increasing temperature, kinetic energy of particles increases, so speed increases। देखें एक बात यहाँ पे छोटी सा मसला है कि मैंने जब ये बात लिखती थी तो ये बात लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, हमने वो इस बात को एक्सप्लेन किया आपके सामने। तो आप यहाँ से डायरेक्ट जो है स्पीड इंक्रीज़ कर जाएगी, तो काफ़ी था आपके लिए। इसके बाद जो है आपको ये इक्वेशन दी है और दोनों रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और पूछ रहा है कि शो करना है कि जिंक कार्बोनेट एक्सेस में है। तो जिंक कार्बोनेट को अपने बेस बनाना है, एक्सेस में शो करना है, 3 मार्क आपको दे रहा है। जिस तरीके से मोल विद इक्वेशन करते थे वैसे ही करेंगे इसको। इसको उतारे नीचे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ग्राम में आ रही है, ग्राम ग्राम लिखते हैं। जबकि उसके बारे में दूसरी क्या चीज़ थी आपको, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड को उतारे नीचे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको कॉन्सेंट्रेशन जब मोल में देगा, कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम में, तो आपने इसके लिख देना है मोल। डन हो गया यहाँ तक। फिर आपको बताया कई दफ़ा कि पहली लाइन इक्वेशन से आएगी, दिस लाइन नीड टू फिल विद द इक्वेशन, इक्वेशन से यहाँ पे लिखना है। तो इक्वेशन से अगर इसको लिखें, इसका हमें 1 मोल की जगह पे इसका मास लिखना है। तो जिंक होता है 65 एंड कार्बोनेट होता है 60, तो 5 एंड 1 to 5 इसका मास बन जाएगा। जबकि यहाँ पर आपको मोल लिखने हैं इसके, तो मोल आपने 2 लिख देने। तो ये बात हमने इक्वेशन से लिख दी। जबकि सेकंड लाइन जो होती है हमारे पास, उसको हम फिल करते हैं किस चीज़ से, इसको हम फिल करते हैं क्वेश्चन से। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें ये शो करना है कि जिंक कार्बोनेट एक्सेस में है, तो मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, वी हैव टू इंडिकेट कि दिस इज़ इन एक्सेस। तो इसको मैंने कर दिया एक्स राइट, यहाँ पे फाइंड करूँगा मैं, तो फिर जाके मैच करके बता सकता हूँ। जबकि इसके जो है मोल्स निकालने पड़ेंगे आपको। इसको जो है कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देते हैं C इंटू वी से, तो 1.3 इंटू 50/1000, तो इसका आंसर आ जाएगा 4.5 एंड 10⁻³ शायद, देखते हैं। तो ये बन गया 1.3 इंटू 0.05, तो आंसर इज, सॉरी 4.5 नहीं होगा ये,
दिस इज 1.3 इंटू 50, 60.06.065। तो ये आ गया। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। जो इसका आंसर आ जाएगा, जो इसका आंसर आएगा उससे हमने मैच करना है इस आंसर को। और फिर देखना कहाँ है, देखना आपको बताया था कहाँ पे देखना होता है। आपको देखना इस तरफ है, ठीक है। आपकी आंखें इस तरफ होनी चाहिए कि क्वेश्चन में अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा है, और अगर क्वेश्चन में कम है तो फिर कम है। तो आपको देखना इस तरफ है। इसको फाइंड करते हैं तो इसके हमारे पास आंसर आ जाएगा डिवाइड बाय 1000 एंड ये आ गया। इनटू करना है आपको 125 एंड डिवाइड करना है 2 से। इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 4.0625। तो आप देखें इसको, तो दिस गिवन इज मोर। तो ये एक्सेस में है। स्टेटमेंट भी ऐसी लिखनी है हमें, अगर लिखनी पड़ जाए तो 4.0625 ग्राम जिंक कार्बोनेट required but given as 4.50, so in excess. Next question, once reaction finished, mixture filtered, why filtration is done? तो आपने रिएक्शन करवाया था किसका, इस सॉलिड का इसके साथ। आपके पास ये बन गया एक्वस है, ये बन गया लिक्विड है, ये गैस बन के निकल गई। तो आपके पास क्योंकि ये ज़्यादा था तो आपके पास इस कंटेनर में ये पिक्चर होगी कि आपने ये रखा था, आपने इसमें एसिड डाल दिया, आपके पास कुछ रिएक्शन कर गया और कुछ जो है आपके पास बच गया होगा। यू नीड टू रिमूव दिस। फिल्ट्रेशन से आपको इसी को जो एक्सेस में आपके पास था इसको रिमूव करना है। तो आपने लिखा यहाँ पर वंस वाई इट इज़ फिल्टर टू रिमूव एक्सेस ऑफ जिंक कार्बोनेट। एक्सेस की जगह पे एक और वर्ड यूज़ कर सकते थे, और अनरिएक्टेड लेफ्ट ओवर जिंक कार्बोनेट, ठीक है। इसके बाद जो है हाउ डिस्क्राइब हाउ टू मेक प्योर ड्राई जिंक नाइट्रेट क्रिस्टल्स फ्रॉम जिंक नाइट्रेट एक्वस। तो ये देखें आपके पास जो है ना, ये सॉल्ट बनाने का मेथड तो नहीं है, ये सिर्फ आपके पास जो है क्रिस्टलाइजेशन का मेथड आ रहा है। और जिसको 3 मार्क के लिए पूछा था, आपसे कहा था किस तरीके से करना है आपको। तो इसमें आपको जो है सिर्फ जो है ये इंडिकेट करना है कि हाउ द इवैपोरेशन बी डन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपके पास देखें सॉल्युबल सॉल्ट था जो इसके अंदर है। आप इसको पहले हीट कर देंगे, हीट करने के बाद जो इसका पानी जो है वो कम हो जाएगा इस जगह पे और बिल्कुल थिक सोल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स आने शुरू हो जाएंगे। अब आप इसको हीटिंग इसकी जो है वो आप कर देंगे क्लोज, इसको ठंडा होने दें। जब ठंडा होगा तो इसमें और क्रिस्टल्स आ जाएंगे। इसके बाद इसको फिल्टर कर लेंगे हम लोग। तो हमने यहाँ पे लिखना है कि हीट द एक्वस जिंक नाइट्रेट सोल्यूशन टिल, जहाँ पे आपके पास क्रिस्टलाइजेशन का काम स्टार्ट हो जाता है, हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। टिल क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट, उस वक्त तक आप इसको हीट करें। सेकंड पॉइंट हो जाएगा अलाउ द मिक्सचर टू कूल। जब आप इसके मिक्सचर को कूल होने देंगे तो उस वक्त क्रिस्टल्स अपीयर हो जाएंगे। क्रिस्टल्स विल अपीयर, ये उसी वक्त अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, फिल्टर एंड ड्राई द क्रिस्टल्स। ओके, पहले लिखना फिल्टर द क्रिस्टल्स एंड लीव टू ड्राई। याद रखिएगा सॉल्युबल सॉल्ट को कभी वॉश नहीं करते, इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना। तो आपने इसको सिर्फ क्या कर रहे हैं, ड्राई करना है। ड्राई ओपन एयर में भी कर सकते हैं इसको, आप जो है ओवन में भी ड्राई कर सकते हैं।
इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है लेड क्लोराइड इज़ इनसॉल्युबल सॉल्ट। इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए आपको बताया था आपने जोड़ना होता है NaNO3। फ़ायदा क्या होता है आपके पास सॉल्युबल बनाने होते हैं दोनों रिएजेंट। तो यू हैव अ लेड नाइट्रेट सॉरी लेड क्लोराइड। तो लेड क्लोराइड को बनाने के लिए आपको लेड को अलग कर दें, Cl को अलग कर दें, एक के पास भेज दें NO3 को और एक के पास भेज दें इसको। असल में सॉल्युबल यूज़ करने होते हैं तो हमें इतनी सारी लिस्ट याद करने की बजाय हम हर केटाइन के साथ नाइट्रेट लगाते हैं तो वो सॉल्युबल हो जाता है, और हर एनाइन के साथ हम सोडियम लगाते हैं वो भी सॉल्युबल हो जाता है। तो अगर उसने नहीं दिया तो आप उसी को यूज़ कर लेंगे। तो इसने दोनों बोले हैं उसने दे दें, तो आप जो है और ये भी देख लीजिएगा कि उसने जो है यहाँ पर नाम बोला है। तो यहाँ पे उसने लेड क्लोराइड बोल दिया, लेड 2 नहीं लगाया, तो हमारी भी जान छूटी, हम भी लिख देंगे लेड नाइट्रेट लिख देंगे। अगर उसने लिखा होता है यहाँ पर लेड 2 क्लोराइड तो हम भी यहाँ पे लेड 2 पे लिखते हैं। ठीक है, लेड नाइट्रेट हो गया आपके पास एंड दूसरा आपके पास हो गया सोडियम क्लोराइड। असल में लेड जो है बिलोंग टू ग्रुप 4, उसकी वेलोसिटी जो है 4 होनी चाहिए, तो अनयूजुअल जब होती है तो लेड 2 लिखा होता है नॉर्मली, इससे नहीं लिखा तो जान छूटी। अमोनियम सल्फेट इज सॉल्युबल सॉल्ट। अच्छा जी, अमोनियम सल्फेट का पहले फार्मूला लिखें। अमोनियम सल्फेट हो गया। इसको बनाने के लिए आप अमोनियम को अलग कर दें और इसको अलग कर दें। अब आपको बताया था सॉल्युबल सॉल्ट के लिए आपको जोड़ना है H एंड OH को, तो आप इसके पास भेज दें OH, इसके पास भेज दें H, और ये बन जाएगा ये और वो बन जाएगा वो। तो उसने कहा कि नाम बताओ एल्कली का। एल्कली हो जाएगी आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इसको जो है आप एक्वस अमोनिया भी लिख सकते हैं या लिखा हुआ आपको मिल सकता है। उसकी वजह क्या है कि जब अमोनिया को आप पानी में ऐड करते हैं ना, तो उससे आपके पास NH4OH ही तो बना होता है। तो आप इसकी जगह पे अगर एक्वस अमोनिया लिखा हो तब भी इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ड एक्वस अमोनिया, एक ही बात है, और एसिड का नाम हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। ये कह रहा है कि इस आयन को देखें और जो है इसकी बेस के ऊपर यू नीड टू फिल द टेबल। तो पहली चीज़ इलेक्ट्रॉन पूछी है। देखें 7 इसके इलेक्ट्रॉन थे, 3 इससे गेन कर लिए तो 10 हो गए। न्यूट्रॉन आपको माइनस करना होता है, इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। एंड प्रोटॉन नंबर यही होता है जो एटॉमिक नंबर होता है आपके पास, तो 7 आपके पास यहाँ आ जाएगा। इसके बाद स्टेट वाई फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम आयन इज +2 रादर देन +1 एंड +3। तो मैग्नीशियम जो है एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 2 8 एंड 2 होता है, तो 2 ही लूज़ करेगा इसके आउटर में क्योंकि 2 होते हैं, और उसकी वजह से आपके पास जो है स्टेबल हो सकता है। तो आपको अगर +1 लूज़ करे तब भी स्टेबल नहीं हो रहा, एक लूज़ करने पे आपके पास रह जाएगा 2 8 1, तब भी स्टेबल नहीं होगा। और अगर 3 लूज़ कर दे तो 2 8 बल्कि 2 7 रह जाएगा, तब भी स्टेबल नहीं होगा। तो आपको ये वाली बात जो है थोड़ी सी बतानी थी यहाँ पर। नंबर 1 वाई फार्मूला ये है कि इट हैज़ only 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और क्या कर सकते हैं, सो आफ्टर losing 2 electrons it gets stable electronic configuration। खैर हमने लंबा कर दिया इसको। आप इसमें ऐसे भी कर सकते थे कि इन तीनों को देखें, बल्कि दोनों को मैं हाईलाइट कर देता हूँ ऐसे। तो एक वर्ड का आंसर का बनाना है इसका, तो यहाँ पे लिखते हैं कि हैज़ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूशन, जबकि यहाँ पे लिखते हैं कि अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूशन। इसकी जगह पे अगर आपको ये वर्ड का मसला आ रहा है स्टेबल कन्फ्यूशन का वाला मसला, तो आप लिख देंगे ऑक्टेट कंप्लीट इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे आप इसकी जगह पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इनका, जबकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो आप ये ऐसे भी लिख सकते थे, इसको मैं पूरे को अगर इरेज कर देता
तो आप देखते हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, जबकि इस पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इन दोनों का, या इसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस जैसी, जबकि इनमें नहीं है। इसके बाद इसने कहा है कि नाइट्राइट का फार्मूला ये है, मैग्नीशियम नाइट्राइट लिखें तो मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, नाइट्रोजन की -3 होती है, 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, तो Mg3 and N2 बन जाएगा। इसके बाद उसने कहा कि मैग्नीशियम नाइट्रेट इज़ आयनिक कंपाउंड, और उसकी जो है आप 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दें। अच्छा, नंबर 1, पहली बात सॉलिड होता है आरटीपी पे, सॉलिड एट आरटीपी, आयनिक कंपाउंड सारा सॉलिड होते हैं। नंबर 2, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं इनके एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है इनके दरमियान। तीसरी बात, आप लिख सकते हैं कि सॉल्यूबल होते हैं नॉर्मली। चौथी बात आप लिख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चल रही हैं, कैन कंडक्ट इन मोल्टन या फिर एक्वा स्टेट, ये भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। या भी इसकी जगह लिख देता है कि सॉलिड में कंडक्ट नहीं करते, ये भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन इन मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट का फार्मूला तो आपको बता दिया उसने, तो आपके पास है वहाँ पर MgNO3 ट्वाइस। यहाँ पे गलती हो सकती है, इसीलिए मिस्टेक इसको सेट करने के लिए आप लिखे Mg, N 2 हो जाएंगे आपके पास, जबकि ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे, तो आपसे गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आपके पास जो है 2 सेकंड से करके लिखना था, तो इसका फार्मूला भी है, फार्मूला के बगैर भी हो सकता है। तो आपके पास परसेंटेज निकालने के लिए AR होता है इनटू नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं जिस चीज़ का परसेंटेज निकालनी है, अपॉन MR इनटू 100 करना होता है। तो AR जो है नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है आपने, नाइट्रोजन का AR 14 होता है, इसमें एटम 2 हैं आपके पास, एंड MR इसका बन जाएगा, एक नाइट्रेट जो होता है 162 होता है, तो 2 नाइट्रेट हो गए 124 और 24 मैग्नीशियम, तो 148 इसका ये बन जाएगा, सॉरी 148 एंड इनटू 100, तो ये बन जाएगा 28/148, तो 28 डिवाइड बाई 148, द आंसर इज 18.91%। तो इसको जो है उसने यहाँ पर बाउंड किया था, मार्क काटने के लिए रेडी बैठा है। तो कीप इन माइंड, जब जब वो सिग्निफिकेंट का यूज़ करे तो आप जो है इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, दैट विल बिकम 19%, वरना मार्क आपका कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपके पास। तो इक्विलिब्रियम जो है आपके पास आ गई। इसमें कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, एट इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन क्लोज सिस्टम में होता है, ठीक है जी। वाई रिवर्सिबल रिएक्शन मस्ट बी इन क्लोज सिस्टम, तो क्लोज सिस्टम में क्यों होना चाहिए? देखिए, अगर आपके पास ओपन सिस्टम होगा, आपके पास यहाँ पे रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है, तो जैसे ही इसमें से एयर ब्लो करेगी तो आपके पास जो है ना कुछ इसमें से कोई चीज़ वेपर्स बन के उड़ती हुई चली जाएगी इसमें से। आपके पास रिएक्टेंट या कम प्रोडक्ट जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके पास इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगी। तो क्लोज अगर होगा तो आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है वहीं के अंदर रहेंगे, तो उनका इधर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम का शिफ्ट होना राइट और लेफ्ट पे वो डिपेंड करेगा फैक्टर्स के ऊपर। तो ऑटोमेटिकली जो है एवोपरेशन नहीं हो रही होगी इस वक्त। तो क्लोज सिस्टम वाई होना चाहिए। तो टू मेंटेन amount of reactant and product कांस्टेंट, या इसका आंसर दूसरा ये बन सकता था कि इन ओपन सिस्टम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैन escape, so equilibrium will shifts continuously। जब तक आपने इसको क्लोज नहीं किया उस वक्त तक आपकी इक्विलिब्रियम स्टेबल होगी नहीं, टिकेगी नहीं एक जगह पे। तो क्लोज सिस्टम होना ज़रूरी है। इसके बाद कह रहा है कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ़ द टेम्परेचर इज़ डिक्रीज्ड, तो टेम्परेचर की तस्वीर क्या थी? टेम्परेचर ज़्यादा करने से एंडो फॉरवर्ड जाता था। हम जाके देखते हैं कि रिएक्शन कौन सा वाला है।
absorb energy, it means it is endo, and you have decreased the temperature. तो टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दिया है तो आपके पास उल्टा किया आपने, इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू, अच्छा जी, एंडो था, टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर, इसने डिक्रीज़ किया है तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे चली जाएगी। एक्सप्लेनेशन वही जो बार बार लिखते रहे, बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। नेक्स्ट वो कह रहा है कि इफ़ द प्रेशर इज़ डिक्रीज्ड, प्रेशर की तस्बीह ये थी, प्रेशर ज़्यादा करने से आपके पास जाता है लेस मोल्स की तरफ जाता। यहाँ पे आते हैं, आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर भी 2 मोल, यहाँ पे भी 2 मोल, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है आप लोगों से। असल में मोल्स ऑफ गैसेस देखने, तो ये सॉलिड है, इट नीड टू बी इग्नोर्ड। आपके पास यहाँ पर गैस और गैस के मोल्स देख लें, तो दिस ऑन दिस साइड यू विल गेट 1 मोल, जबकि इस तरफ आपके पास 2 मोल्स हैं। तो आपके पास प्रेशर्स ने क्या किया है, पहली बात देख लें कि मोल्स कम और ज़्यादा कहाँ पे हैं। सेकंड जो है प्रेशर्स ने डिक्रीज़ किया, इंक्रीज़ नहीं किया। तो आप इंक्रीज़ करने पे आपके पास लेस मोल्स की तरफ जाता है, अगर डिक्रीज़ कर देंगे तो मोर मोल्स की तरफ जाएगा। तो आपके पास मोर मोल्स किस तरफ आ रहे हैं, प्रोडक्ट साइड पे, तो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाएगी शिफ्ट टू राइट हैंड साइड। और फिर क्या लिखना है आपको, प्रोडक्ट साइड या राइट हैंड साइड हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स। देखेंगे अब आपको समझ आ गई ना, मैं बार बार लिखवा रहा था आप लोगों को, तो इसलिए मार्क जाएगा मोल्स ऑफ गैसेस लिखना होगा। तो प्रेशर का इम्पैक्ट इसके ऊपर आ रहा होता है। इसके बाद कह रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन, टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दिया। देखें रेट दोनों बराबर होते हैं, रिवर्सिबल में रेट दोनों बराबर होते हैं। और जब रेट की बात करेगा तो आपको सोचना ही इफेक्टिव कोलिजन से है। अब आप सोचें कि अगर आप डिक्रीज़ कर देंगे टेम्परेचर को तो रेट क्या होगा, चाहे वो फॉरवर्ड का हो चाहे बैकवर्ड का हो। तो आपको इक्वेशन देखनी नहीं, इसमें आपको समझाया था। तो रेट में आपको क्या सोचना होता है, इफेक्टिव कोलिजन का सोचना होता है। तो आपके पास जो है रेट विल इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज़ किया तो डिक्रीज़ करेगा रेट। वजह क्या हो जाएगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स decreases, so chances of effective collisions decreases। इसके बाद रेट की बात की है, इस बार जो है प्रेशर इंक्रीज़ किया है। तो आपको बताया था कि प्रेशर ज़्यादा करने से यहाँ पर अगेन उसकी बात आ रही है। तो अगर आपके पास प्रेशर कम होगा तो पार्टिकल्स विल बी अवे फ्रॉम ईच अदर, और आप पार्टिकल प्रेशर ज़्यादा कर देंगे तो पार्टिकल करीब आ जाएंगे, तो इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा हो जाएंगे इस केस में। तो प्रेशर ज़्यादा करने से आपके पास इस तरीके से हो जाएगा। तो आपके पास रेट विल इंक्रीज़, रेट विल इंक्रीज़। वजह क्या है, पार्टिकल्स विल become closer together, so chances of effective collisions increases। नेक्स्ट जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। आपसे कहा था एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के पास 3-4 मार्क की आती तो आज उसने 5 मार्क्स दे दिए। मैंने आपको कहा था एक्सिस को लेबल करने का मार्क होता है, जो मैंने मार्क्स बताए थे वैसे ही पूछ रहा है इसमें। तो एक्सिस को लेबल करना है तो अब आप पेपर एक दफ़ा देना है, ई की बजाय आप लोग पूरा लिखें ताकि आपका मार्क सेफ रहे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप ये ना लिखें, ठीक है, एनर्जी पूरा लिख दें। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन भी लिखा जाता है एंड टाइम भी लिखा जाता है, ठीक है, रिएक्शन पाथवे भी लिखा जाता है। तो ये आपके पास 1 मार्क इसका हो गया। दूसरा आपके पास ये रिएक्शन कौन सा वाला है, एंडो है या एक्सो है, तो इट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको पता है कि रिएक्शन नीचे होगा, प्रोडक्ट ऊपर होगी।
एंड फिर इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपने एक इस तरीके से ये बना दिया। तो अब आपके पास इस कर्व का एक मार्क जो है वो उस वक्त होगा जब रिएक्शन प्रोडक्ट लिखेंगे। मैंने जब आपसे कहा था कि सिंपल हो तो आप लाजमी लिखें ये वाले उठा के, यू नीड टू राइट हियर राइट N2 and O2 एंड हियर 2NO, आपका रिएक्शन प्रोडक्ट मेंशन हो गया, ये मार्क भी हो गया। अगला मार्क आपके पास होता था डेल्टा एच का। डेल्टा एच आपको क्या बताया था कहाँ से कहाँ तक होती है? तो डेल्टा एच आपके पास होती है रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट तक का। सो दिस इज़ नोन एज अ डेल्टा एच। ऊपर जा रहा है, आप इसके सामने एंडो लिखते हैं या पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है। और इस तरीके से डेल्ट ई ए आपको मेंशन करनी होगी, लाजमी सी बात है। तो ई ए जो है आपके पास रिएक्शन से लेके स्टॉप ऑफ द पीक तक होता है, एंड इसको आपने लेबल करना था ई ए से ऊपर जा रहे हैं, ये भी एंड होगा आपके पास। तो ये 5 मार्क की डायग्राम आपके सामने थी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो आपके पास कह रहा है कि बॉन्ड एनर्जी से आपको कैलकुलेट करना है। तो बॉन्ड एनर्जी से जब कैलकुलेशन करनी होती है आपके पास एक सिंपल सा फार्मूला है इसका। क्या फार्मूला है? जब भी आपको डेल्टा एच निकालनी हो इसकी, तो यूज़ ऑलवेज फार्मूला रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो आपका काम हो जाएगा। तो आपके पास जो है इस फार्मूला की बेस के ऊपर रिएक्टेंट में आपके पास कौन कौन सा बॉन्ड आ रहा है? रिएक्टेंट में आपके पास एच और एच का बॉन्ड आ रहा है, एंड बी आर का बॉन्ड आ रहा है, एक एक बॉन्ड है। प्रोडक्ट में आपके पास एच बी आर के 2 बॉन्ड आ रहे हैं, तो 2 × अब इनकी वैल्यूज़ उठा के लिख देते हैं यहाँ पर। तो आपने लिखा 436 + 193, जबकि उधर से आपके पास आ जाएगा 2 × 366 एंड यू जस्ट नीड टू सॉल्व इट। तो आपके पास बन जाएगा पहली बात 436 + 193, द आंसर इज 629 विच इज़ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। एंड यहाँ पर आ जाएगा 366 × 2 732 एंड माइनस कर देते हैं इसको 629 से, द आंसर इज 103। अब आपका एक मार्क कट सकता है अगर आपने साइन नहीं लगाया, ठीक है, नेगेटिव साइन का भी मार्क होगा, तो कीप इन माइंड। तो 103 -103 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसने बोला नहीं साइन का नहीं, अगर नहीं बोला आपने ख्याल करना है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सिमिलरली ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आपको नेगेटिव पॉजिटिव शो करना होता है। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन, क्वाइट सिंपल। आपको नज़र भी आ रहा है कि इट्स C2H4। तो आपको बताया था जनरल फार्मूला, तो उसमें आपको ये काम तो करना ही करना होता है, CN एंड H2N। तो आप देखें तो पूरा हो रहा है, इस पर सेट बैठ रहा है, वैसे भी आप लोगों को याद भी है इसका। अच्छा, ब्यूटीन एंड 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, व्हाट इज़ मीन बाय स्ट्रक्चरल आइसोमर? तो आइसोमर की डेफिनेशन पूछी आपसे, तो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स with same molecular formula but different structural फार्मूला। इसके बाद से क्या कि डिस्प्ले फार्मूला बताएं। डिस्प्ले फार्मूला जो होता है डंडियों वाला जो फार्मूला होता है उसको हम कहते हैं ब्यूट टू इन का। तो ब्यूट का मतलब हो गया बेटा 4 कार्बन, आप लगा दें 4 कार्बन। फिर जो है आपको कार्बन नंबर 2 पे, मतलब कहीं से भी स्टार्ट करें 1 2 3 4, तो 2 पे आपको डबल बॉन्ड लगाना है। तो ये जो इन लिखा हुआ है ना 2 इन, तो आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना है। बाकी वैलेंसियाँ पूरी करनी है इसकी। अच्छा, वैलेंसियाँ पूरी करने के लिए आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसके पास आपके पास 3 आएंगी वही, ठीक है। और इस बेस के ऊपर हमसे गलती में से लाजमी हो जाती है, मैं हाइड्रोजन नहीं लगाता, फ्रीक्वेंट आदत है, आप कोशिश करें लाजमी लगाना आपको, वरना आपका मार्क कट जाएगा। तो इसका डिस्प्ले फार्मूला हो गया। इसके बाद कहा है कि 2 इन बोला था ना, ठीक है। अच्छा, ब्यूट 1 इन इज़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इट हैज़ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। वाई ब्यूट 1 इन इज़ हाइड्रोकार्बन? क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा। हैज़ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, या कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ब्यूट 1 इन रिएक्ट विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू एंड रिएक्ट विद ब्रोमीन। अच्छा, ड्रॉ स्ट्रक्चर फार्मूला। कीप इन माइंड, ये स्ट्रक्चर फार्मूला का मतलब होता है आपको डिस्प्ले नहीं करना, बल्कि आपको इस तरीके से लिखना होता है CH3 एंड CH2, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला, मिला मिला के डंडियों के बगैर। 12 करते हैं शुरू। तो स्टीम के साथ अगर कर दें तो उसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो जाएगा? तो ब्यूट 1 इन था, आप पहले साइड पे वर्किंग करें। तो आपने लिखा ब्यूट का मतलब हो गया 4, आपने लगाया यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये आपके पास बन गया 1 इन। जब आप इसमें H and OH को, वाटर को ऐड करेंगे, किसको ऐड करना है आपको? स्टीम को। स्टीम का मतलब हो गया H and OH, तो एक जगह पे H आ जाएगा और एक जगह पे OH आ जाएगा। तो आप जो है अब यहाँ पे लगा सकते हैं इस बेस के ऊपर। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। आपने एक जगह पे H को भेज दिया एंड एक जगह पे OH को भेज दिया, आपकी अपनी मर्ज़ी कहीं पे भेज दें। अब आपका ये मार्क बना नहीं है, तो कोशिश करें इसको सेट करके लिखें। तो आपके पास जो पहला जो है वो क्या बन जाएगा, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आपके पास दूसरा जो है वो क्या बन जाएगा, इसको भी लिखना पड़ेगा। तो आपके पास पहला बेटा बन रहा है आपके पास CH3, दूसरा आपके पास बन जाएगा CH2, देखते जाएं। तीसरे में आपके पास क्या आ रहा है, देखते जाएं। दिस विल बी अगेन, इफ़ यू कैन सी, कहाँ गया ये, इसको देखें ये क्या है, इसको देखें ये क्या है। तो आपके पास नेक्स्ट आ रहा है आपके पास CH2 एंड फिर आपके पास आ रहा है CH2OH। तो ये आपके पास बनेगा इस तरीके से। आपके पास जब ब्रोमीन से करवाया तब अगेन स्ट्रक्चर फार्मूला बोल रहा है आपसे, और ब्यूट 1 इन का ही करवाया उसने, तो आपने ये ब्यूट 1 इन लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, तो जब ब्रोमीन ऐड करेंगे तो आपके पास एक ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा। तो आप जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या लिखना आपको, आपने लिखना है CH3, अगला वाला आपके पास CH2 है। आगे देखें ना, तो इसको भी आपने लिख दिया। आगे देखें क्या आ रहा है, ये क्या है, ये आपको लिखना है CHBr एंड सिमिलरली इसको लिखेंगे लास्ट वाले को, तो दिस विल बिकम CH2Br। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। इसके बाद इथीन इज़ अ कोवेलेंट सब्सटेंस। अच्छा जी, इथीन की आपको क्या करनी है, डॉट एंड क्रॉस बनानी है। तो बेटा ईथ में आपके पास 2 कार्बन होते हैं और डबल बॉन्ड भी आपको पता है, तो ये इसकी हालात है। तो बस शुरू करते हैं। तो आपके पास देखें 2 कार्बन है आपके पास, इनको आप इस पर कनेक्ट कर दिया। फिर हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन भी हैं, एक इसके पास भेजना है, इधर भेज दें, 2 आपको उधर भी भेजने हैं। तो यहाँ तक जो है ये कहानी पूरी हो गई। अब यहाँ पे लिख दिया आपने कार्बन कार्बन, यहाँ पे लिख दिया आपने हाइड्रोजन। फिर आपके पास ये वाला बॉन्ड सिंगल है, तो आपको डॉट एंड क्रॉस लगाना है, डॉट एंड क्रॉस लगाना है, डॉट एंड क्रॉस एंड डॉट एंड क्रॉस, सारे सिंगल थे। ये आपके पास डबल बॉन्ड आ रहा है, ये वाला, तो आपको यहाँ पर डॉट डॉट एंड इस तरीके से लगाना है। तो ये आपके पास डायग्राम कंप्लीट। अब चेक करना कि होगी कि नहीं। कार्बन की वैलेंसी होती है बेटा 4, तो 1 2 3 4, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए, देयर इज़ नो इलेक्ट्रॉन पेयर लेफ्ट। तो आपके पास 1 2 3 4 सारे यूज़ हो गए, तो दिस इज़ डॉट एंड क्रॉस की हो गई। अगर कुछ नाइट्रोजन वगैरह होता तो फिर बचते हैं, वो भी बनाने होते हैं, आपको देखा होगा इससे पहले। ठीक है, इथीन का बॉइलिंग पॉइंट लो है, तो हमने इससे पहले पेपर्स में बताया था आपको कि ये कोवेलेंट है। लो बॉइलिंग पॉइंट की वजह से वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगी। तो आपको कभी भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करनी हो तो आपने स्ट्रक्चर से स्टार्ट करना। तो आपने लिखना है कि इथीन हैज़ सिंपल molecular structure with weak intermolecular forces। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जब भी आपके पास आएगा या वीक, जब आपके पास सिंपल स्ट्रक्चर आएगी तो मेल्टिंग पॉइंट लो ही होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए जी। अब जो है आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड इनर्ट ग्रेफाइट से कर रहा है। स्टार्ट करते हैं। आपके पास एनोड याद रखना आपको पॉजिटिव वाला होता है, कैथोड नेगेटिव वाला होता है। तो पहले वाले की अगर आयंस बनाते हैं आप, तो यहाँ पे बना दें इसको, पोटेशियम आयोडाइड था, आपने लिखा K&I नेगेटिव, H&OH नेगेटिव। देखें इनमें से तो आपके पास पता है कि आपको लोअर इंडक्टिविटी सीरीज आता है, तो ये आपके पास इन दोनों में से, मतलब इनकी बात कर रहा हूँ, कैटायन में से लोअर इंडक्टिविटी सीरीज जाएगा। जबकि इनमें से जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जा रहा होता तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, इसमें से आयोडाइड की, तो आपने इसको लिख दिया। ये 2 चले जाएंगे।
तो आपके पास सिमिलरली इसको अगर लिखने की कोशिश करें तो प्रोडक्ट पूछी है इसने, एनोड पे आपके पास बन जाएगी इससे आयोडीन, उससे बन जाएगी आपके पास हाइड्रोजन। अच्छा, अगला जो है डाइल्यूट H2SO4 है, तो आपने लिखा एच एन, फिर लिख दिया SO4 नेगेटिव, फिर HNOH नेगेटिव। तो आपके पास इनमें से तो लोअर रिलेटिविटी सीरीज ये तो दोनों सेम है, किसी को भी भेज दें वहाँ से सल्फेट जाता ही नहीं तो OH ही जाएगा। तो अगर आपके पास OH जाए तो उससे आपको पता है कि ऑक्सीजन बनती है और वहाँ पर आपके पास बनेगी अगेन हाइड्रोजन। एंड द लास्ट वन इज मोल्टन लेड ब्रोमाइड। तो आपने PP लिखना है, Br लिखना है, दो तीस अगला कोई आयन कोई है नहीं, कंपटीशन नहीं है, तो लेड से आपके पास लेड ही बनेगा, जबकि यहाँ पर आपके पास बन जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, आप देखें दोबारा से लेड 2 लिखा हुआ है ना, तो लेड 2 लिखना होता है 12। इसके बाद सजेस्ट टू रीज़न ग्रेफाइट इज सूटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड। अच्छा जी, नंबर 1 तो इसकी जो जेन्युइन वजह है, इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, सो कैन कंडक्ट। दूसरी वजह इसमें आपके पास जो है चीप भी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ख़राब नहीं होगा टाइम के साथ, तो हमें पास चीप, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ख़राब नहीं होगा। जब आप उसको मेल्ट वेल्ट कर रहे हैं किसी आयनिक कंपाउंड को, तो उस वक्त ये स्टेबल रहेगा। इसके बाद एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्रायोलाइट, एनोड ऑक्साइड। अच्छा, एट एनोड ऑक्साइड आयन रिएक्ट टू फॉर्म ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये तो बात उसने साफ साफ बता दी कि ऑक्साइड आयन से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन रहा है। तो इसको 2 करने के लिए आपने 2 कर देना, और वैसे ही आपको याद है इसमें इस तरफ -4 चार्ज, इस पर 0 चार्ज, तो मोर पॉजिटिव साइड पर आपको इलेक्ट्रॉन लगाने होते हैं। तो 2O -2 इज इक्वल टू O2 एंड 4 इलेक्ट्रॉन, इसकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक हो गया जी, बस ये पूछा है ना, एनो, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 9। तो कितने क्वेश्चन बाकी हैं अभी? 2 क्वेश्चन, चलें निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है आपके पास, एंड थोड़ा सा मोल से रिलेटेड है। तो उसने कहा कि क्लीन ड्राई एयर कंटेन दिस मच कार्बन डाइऑक्साइड बाय वॉल्यूम। इसका मतलब जो है आप इसको समझें क्या बोल रहा है। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर एयर जो है उसमें परसेंटेज बता रहा है, अगर आपके पास 100 डेसीमीटर क्यूब एयर हो तो उसमें आपके पास 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये इसने स्टेटमेंट बोली है जो मैंने यहाँ पे लिख दी। उसने कहा कैलकुलेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 48 क्लीन एयर। इतनी आपने ड्राई एयर ली है, तो मैं लिखने जा रहा हूँ कि 480 डेसीमीटर क्यूब अगर एयर होगी तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितनी आ जाएगी। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इसकी असल में वॉल्यूम आ जाएगा। इतने परसेंट का मतलब हो गया इतना, मैं इसको परसेंटेज का साइन हटा के इतने डेसीमीटर क्यूब में इतने डेसीमीटर क्यूब यही होती है ना, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इतने डेसीमीटर क्यूब। तो 100 में अगर इतनी होती थी, इसमें आपके पास हो जाएगी 480 इंटू 0.04 एंड डिवाइड बाय 100। इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 0.192 डेसीमीटर क्यूब। तो ये मेरे पास आ गई आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड असल में। अब जो है यहाँ से एक अजम्पशन आपको और बनानी होगी ये वाला पार्ट करने के बाद, और वो ये थी कि अगर आपके पास 24 डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड होती तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते, मॉलिक्यूल्स पूछे ना उसने, तो आपके पास होते 1 मोल होता ना, मतलब 6.02 इतने मॉलिक्यूल्स होते आपके पास, मॉलिक्यूल्स। तो आपके पास एक्चुअली तो इतनी है 0.192 डेसीमीटर क्यूब, तो उसमें हो जाएंगे x। तो इसको हमने कर देना है मल्टीप्लाई इंटू 6.02 एक्सपोनेंट 23 एंड डिवाइड करना है 24 से। तो ये आ रहा है आपके पास 4.816 एंड 21। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है कैलकुलेटर में, अभी भी किया है मुझे नज़र,
उसमें ज़रा विजिबिलिटी में थोड़ा सा अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसको ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है। बच्चे तो मैथड तो यही, मैं एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लेता हूँ ताकि गलती ना हो। तो आपके पास जो है ये हो गया 0.04 इंटू 480 डिवाइड बाई 100। उसके बाद इसको करना था इंटू 6.02 एक्सपोनेंट 23 डिवाइड बाई 24 करना था, तो 4.81621। ठीक है ये आंसर। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो कह रहा है कि कंप्लीट कंबशन की इक्वेशन लिखनी है आपको, कंप्लीट कंबशन की इसकी। तो दैट इज़ क्वाइट सिंपल। आपको कहा था कि जितने कार्बन होते हैं सारे बच्चों को आती है, मैं ना भी बताऊँ तो इट्स अ क्वाइट सिंपल। तो 10 बन जाएंगे आपके पास वाटर, जितने कार्बन होते हैं उतनी कार्बन डाइऑक्साइड, जितने हाइड्रोजन उसका हाफ वाटर बन जाता है, बाकी रहेगी ऑक्सीजन की बैलेंसिंग। तो ऑक्सीजन को भी कर लेते हैं बैलेंस। आपके पास ये हो गया ऑक्सीजन के एटम्स हो गए 18, जबकि यहाँ पर हो गए 10, तो दोनों मिला के हो गए 28। तो 28 करने के लिए आप इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 14। दैट इज़ क्वाइट सिंपल। अगर किसी को मसला हो तो जाके देख लीजिएगा बैलेंसिंग एल्केन में, इसमें हमने काफ़ी एम्फेसाइज किया था, और होमोलोगस सीरीज़ में कितने का डिफरेंस आता है सब बहुत डिटेल में बढ़ाया था, बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको हाई लेवल तक आ जाएगा ये। अच्छा, जिसके बाद वो कह रहा है कि हायर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग होती है, स्टेट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो आपके पास जो है बताए थे आपको मेल्टिंग ऑफ आइस कैप हो जाएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स लिख सकते हैं। उसके बाद जो है फ्लड्स आएंगे, इरोजन होगा। उसके बाद जो है राइज इन सी लेवल हो जाएगा, राइज इन सी लेवल हो गया, ठीक है। वो फ्लड्स और इरोजन भी लिख सकते हैं। उसके अलावा जो है और क्या हो रहा है आपके पास, क्लाइमेटिक चेंज, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है। आपको कह रहा है कि डिस्क्राइब हाउ द प्रेजेंस ऑफ दीज गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर कॉज ग्लोबल वार्मिंग। कैसे करता है आपके पास जो है ये क्वेश्चन आ गया, ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है। तो आपको बताया था कि स्ट्रेटोस्फीयर के सराउंडिंग में जो गैसेस होती हैं ये आने वाली और रिफ्लेक्टेड लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, उसको फिर हर डायरेक्शन में डिस्पर्स करती हैं, जिसकी वजह से पूरे स्फीयर से हीट जो है वापस नहीं जा सकती, वो ट्रैप हो जाती है। तो आपको ये दो बातें लिखनी है कि सच एज these gases trap या absorb heat इनकमिंग, मतलब सन से आने वाली, एंड रिफ्लेक्टेड जो अर्थ से रिफ्लेक्ट हो रही है, ट्रैप इनकमिंग एंड रिफ्लेक्टेड हीट एंड डिस्पर्स them in all direction। resulting या रिजल्टिंग ग्लोबल वार्मिंग उसको छोड़ रहा हूँ मैं, हीट कैन नॉट बी सेंड बैक टू स्पेस। तो आप उसको स्पेस में एनर्जी वो वापस नहीं जा रही, जो आ रही होती है आपके पास, जो सन से एनर्जी आती है तो उस आपके पास अर्थ की तरफ, तो इस सन से उसको आके वापस चला जाना चाहिए, लेकिन ये गैसेस की जो बेल्ट होती है इसको एब्जॉर्ब करके हर डायरेक्शन में डिस्पर्स कर रही होती है, जिसकी वजह से हीट वापस नहीं उतनी जा रही होती, जिसकी वजह से पूरे ग्लोब का जो टेम्परेचर है वो हीट अप हो जाएगा। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव एटमॉस्फेयर बाय फोटोसिंथेसिस, राइट वर्ड इक्वेशन, स्टेट द वर्ड इक्वेशन। तो ये थोड़ा सा ख्याल करना था, गलती छोटी छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती हैं। तो आपको लिखना है मजबूरी में पूरा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपको लिखना है वाटर,
फिर आपको लिखना है ग्लूकोज और फिर आपको लिखना है ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपको इक्वेशन तो सबको याद होगी। तो आपके पास बैलेंसिंग इसकी 6 6 से होती है, 6 CO2, 6 वाटर एंड C6H12O6 एंड 6O2। आपको पता है इसमें 6 ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, तो इसकी बैलेंसिंग थी, क्लोरोफिल इसके लिए चाहिए होता है। तो ये क्वेश्चन गया। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। राइट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड मोनोमर्स मेक टू यूज़। अच्छा, ये आपके पास अमाइनो एसिड बने हुए हैं। ठीक है, अब इसने 4 डिफरेंट कर दिए हैं और मार्क 1 दे रहा है। देखते हैं कि एक बनाना है कि हमें 4 तो नहीं बनाने। इसमें आपको 4 डिफरेंट नज़र आ रहे हैं ना, आपको ये भी डिफरेंट है, ये इसकी जो ब्लॉक बना है बीच में वो डिफरेंट सबका। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली साइड चेंज होती है ना, ये CXHY जो होता है ये डिफरेंट हो रहा होता है। तो आप इसमें करना क्या है, जनरल बात करनी है इसकी। तो देखें, ये एक ही चीज़ की रिपीटेशन आ रही है, सिर्फ डब्बा चेंज हो रहा है। देखें, बार बार डब्बा चेंज हो रहा है इसमें। तो डब्बे की जगह पे जनरल स्ट्रक्चर बोल रहा है, तो आप जो है अगर ऐसे बना दें, देख लें, और इधर NH एंड इधर CO। आपको पता है कि इनके मिलने से वाटर निकला होगा, तो इसका जो है H निकला होगा, इसका OH निकला होगा, यही हो सकता है। बस सही है, माइनस वैसे आपने देखा हुआ है। आप इसको बना रहे हैं तब भी ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर बनाने की बात की थी, कॉपी कर लिया इसको मैंने। आप इसको ऐसे बना रहे तब भी ठीक है। मतलब आप इस डब्बे की जगह पे, आपको पता है क्या चीज़ होती है, ये हाइड्रोकार्बन चेन होती है, CXHY, ये भी ठीक है। और अगर आप जो है मुझे नहीं पता कि O लेवल की बायो में है ये अमाइनो एसिड का कि नहीं, तो असल में जो है ये ओरिजिनल है स्ट्रक्चर इसका, जो आपको नहीं पता। अगर बायो में है, किसी बच्चे को शायद पता हो, तो ये आपके पास CH और उसके साथ जो है ये चेंज हो रही थी, अमाइनो एसिड चेंज हो रहा था। बस सब में ये चीज़ कॉमन होती है सारे अमाइनो एसिड में, लेकिन ये O लेवल का पार्ट लग नहीं रहा मुझे। ये चीज़ भी होगी, ये चीज़ भी, ये सब में ये सिर्फ R चेंज होता है, तो आपके पास ये हाइड्रोकार्बन चेंज होगी। तो आपको ये लिख दें तब भी ठीक था, और ये लिख दें इसको तब भी ठीक था, तो आपके लिए कोई मसला नहीं है, आप इसको कर सकते हैं, राइट। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो कह रहा है कि प्रोटीन इज़ अ पोलीअमाइड, मतलब अमाइड लिंकेज है इसमें, जैसे आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, तो बोला कि नेम अदर पोलीअमाइड। आपको पता है कि इसके साथ मिलता था नायलॉन। इसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है कि इसमें जो है नेम द एस्टर लिंकेज, और लिंकेज तो आपके पास इसमें एस्टर आ रहा है, तो एस्टर ही लिखना है। अच्छा जी, प्रोटीन मेड बाय कंडेंसेशन पॉलीमर, डिस्क्राइब द डिफरेंसेस बिटवीन कंडेंसेशन एंड एडिशन पॉलीमराइजेशन। गुड हो गया। एडिशन और कंडेंसेशन में आपको फ़र्क बता के हम आगे बढ़े थे। तो एडिशन में एंड कंडेंसेशन में, एडिशन में पहली बात के जो मोनोमर्स होते हैं ना, वो होते हैं अनसैचुरेटेड मोनोमर्स होते हैं, मतलब उनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ज़रूरी है। जबकि यहाँ पर कैन बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। दूसरी बात क्या थी कि मोनोमर्स जो है नॉर्मली जो मोनोमर्स होते हैं वो सेम होते हैं, इथीन 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 तो पॉलीथीन। ठीक है, जबकि इसमें कैन बी सेम और डिफरेंट। तीसरी बात क्या थी, पॉलीमर ओनली प्रोडक्ट, मतलब पॉलीमर के साथ कुछ और नहीं बनता। जबकि यहाँ पर विद पॉलीमर मैनी स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस। और फ़र्क ये था, इसमें जो मोनोमर होते हैं ना आपके पास, उनके पास सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो वन फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें।
जबकि इस वाले में आपके पास जो मोनोमर होते हैं ना आपके पास, उसमें आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप होना ज़रूरी है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, डब्बे के इस तरफ भी ओ एच हो, इस तरफ भी ओ एच हो, तो दो फंक्शनल ग्रुप आ गए। डब्बे के इस तरफ आपके पास NH2 आ रहा है, इस तरफ COOH आ रहा है, तो ये दो फंक्शनल ग्रुप हो गए। तो यहाँ पर ये वाली बात है। तो इसमें से कोई भी आप जो है मतलब दो दो भी लिख देंगे तो आप फिर 2 मार्क्स बन जाते हैं इसमें, तो ये काम हो जाता है। इसके बाद जो है डिस्क्राइब एनवायरमेंटल चैलेंज डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स सच एज पैट। तो आपको प्लास्टिक की बात की है, तो आपके पास जो है इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1 के फिल अप लैंड फिल साइट्स। ख़राब करता जा रहा है, भरता जा रहा है, सो क्यों? बिकॉज नॉन बायो डिग्रेडेबल है। दूसरा, प्रोड्यूस टॉक्सिक फ्यूम्स इफ बर्न्ड। एक बात और ध्यान में रख लें कि अगर इसको वैसे ज़हन में रखने में, अगर वो कहता है कि आपको कि इनको डंप करने के अलावा क्या करेंगे, लोग जल्दी में जान छुड़ाने के लिए उठा के इसको फेंक देते हैं दरियाओं में, रिवर्स में, इधर और सी में। तो समझते हैं कि हमारी दुनिया से जान छूट गई, लेकिन वहाँ पे जाके एक्वेटिक लाइफ को जो है ये सारे के सारे प्लास्टिक तंग करेंगे। तो ये भी उधर जो ओशन वगैरह जो है उसमें कंसर्न आ जाएगा आपका, जो है वहाँ पर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इनका जो है ये क्वेश्चन था, इसका आई गेस लास्ट क्वेश्चन था। तो बेटा इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।